भले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया सरकार बनाने से चूक गई हो, यानी कि केंद्र में सरकार बनाने से चूक गई हो, लेकिन विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कवायद में लगातार काम कर रहा है। लेकिन इसी के साथ मोदी सरकार के तो सहयोगियों को अपने साथ लाने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है और इसी के नाते से माना जा रहा है कि विपक्ष इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ लाने की एक और कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके पीछे के सियासी समीकरण को भी आज समझने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष आज तक जो भी चक्रव्यूह बनाया था उसको बीजेपी और साथ में एनडीए के घटक दल भेदने में सफल है और इसी की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी समेत सहयोगी दलों ने जीत भी हासिल की और सरकार भी बनाई। लेकिन विपक्ष की लामबंदी अब जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद के उच्च सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान लंबा भाषण दिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह के भाषण के 12 सेकंड के अंश को लेकर संसद से लेकर सड़क तक और सोशल मीडिया तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। अंबेडकर के बहाने सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और मोदी सरकार को दलित विरोधी कटघरे में खड़े करने ही नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी नेताओं के जरिए भी विपक्ष सियासी चक्रव्यूह रचने में जुट गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण का 12 सेकंड का वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने इससे आगे भी बातें अपनी कही और रखी भी, लेकिन सिर्फ इतने ही अंश को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बाकायदा पत्र लिखकर इससे पहले शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी नीतीश कुमार और नायडू को अजीत पवार तक को निशाने पर लिया। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिख करके कहा, मैं आपको यह पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं, जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनका यह कहना कि आम्बेडकर आम्बेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है, यह न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर कर रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के बयान से देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये बयान देने के बाद अमित शाह माफी मांगने के बजाय अपने बयान को उचित ठहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह के बयान का समर्थन किया, इस पर जले में नमक छिड़कने का काम किया। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। बीजेपी के इस बयान के बाद लोग चाहते हैं कि इस मसले पर आप भी गहराई से विचार करें। आम्बेडकर पर अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर के शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके हैं। इस संबंध में उन्होंने बुधवार को प्रेस वार्ता करके कहा कि संसद में जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के बयान दिया है, उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी पक्ष से बंधे हुए नहीं। आरएसएस और बीजेपी क्या अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर उन्होंने ऐसा कहने की इजाजत दी है? क्या ये उन दलों को स्वीकार है जिन्होंने अमित शाह को समर्थन दिया है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर अजीत पवार हो? क्या इसके बाद भी रामदास आठवले उनके मंत्रिमंडल में बने रहेंगे? अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत अमित शाह के बयान को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे। नायडू और नीतीश पर भले ही निगाहें हो, लेकिन उनका निशाना मोदी सरकार पर है। केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जानते हैं कि अम्बेडकर के अपमान के बहाने नीतीश और नायडू पर अगर प्रेशर पॉलिटिक्स स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं तो मोदी सरकार के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह रचने की रणनीति भी कामयाब हो जाएगी। केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार 2014-2019 की तरह सिर्फ बीजेपी सांसद के दम पर ही नहीं चल रही, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली थी, जो बहुमत के आंकड़े से कम। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के समर्थन से 2024 में बीजेपी की सरकार बन सकी है। टीडीपी के 17 और जेडीयू के 12 लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में अगर ये दोनों ही दल सियासी स्टैंड बदलते हैं तो फिर मोदी सरकार डगमगा जाएगी। इसी के चलते केजरीवाल और उद्धव ठाकरे दोनों ने ही अमित शाह के बयान को लेकर के नीतीश कुमार और नायडू से सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में दलित वोटर अच्छी खासी संख्या में। बिहार में करीब 18% के करीब दलित समाज के लोग रहते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में दलितों की संख्या लगभग 17%। यानी बिहार में अगले विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए नीतीश कुमार पर राजनीतिक दबाव बनाने की कवायद की जा रही है। 2024 के आंध्र प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में दलित समाज का एकमुश्त वोट टीडीपी के पक्ष में गया था। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े बदलाव करने के लिए भी वक्फ संशोधन बिल लेकर के जिसे जेपीसी में भेज दिया गया, लेकिन संसद में बिल पास न हो
उसे रोकने का ताना बाना बुना जा रहा है। इसके लिए मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश का रूट पकड़ा है। इस तरह से उन्होंने बिहार के पटना और आंध्र प्रदेश में मौलाना अरशद मदनी ने संविधान संरक्षण सम्मेलन कर पीएम मोदी की सत्ता के 2 बैसाखियों की टेंशन बढ़ा रखी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए इन लोगों का सहारा लिया जा रहा है, खासकर जिस तरीके से अमित शाह के इस बयान के बाद से अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को निशाने पर लिया है, उसके बाद क्या कोई सियासी समीकरण बदलता भी या नहीं, ये सब कुछ देखना दिलचस्प है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।